हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस बाय दिवाकर पर। और आज यहाँ पे अपन लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के। फिजिकल ज्योग्राफी के ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं यूपीएससी में। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से अभी तक यूपीएससी में पूछे गए हैं ज्योग्राफी के, उन सभी को यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। 2 या 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर शुरू करते हैं अपना ये सेशन। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूचियों के नीचे दिए गए खूंटों का प्रयोग करके सही से उत्तर उनका चयन करना है। सूची 1 में दिया गया है इमारती लकड़ियां और दूसरे में दिया गया है देश। कौन सी लकड़ी किस देश में पाई जाती है? देवदार है, डगलस फर है, महोगनी है एवं सागौन है। तो अब इनका जो देश दिए गए हैं, म्यांमार, कनाडा, मेक्सिको, होंडुरास। तो चलिए इनको मैच करते हैं, कौन सी लकड़ी कहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखिए, जो आपका देवदार वृक्ष है, ये पाया जाता है जो बर्फीले इलाके होते हैं। ये आपका कॉनिकल टाइप में होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? जो आपके बर्फीले इलाके होते हैं, यानी कि आपका ये कनाडा हो जाएगा। देवदार कहाँ पे पाया जाता है? कनाडा में होता है। डगलस फर ये मिलता है आप लोगों को मैक्सिको वाले क्षेत्र में। महोगनी मिलेगा ये होंडुरास में। और सागौन देखने को मिलता है ये म्यांमार वाले क्षेत्र में। ठीक है, सागौन आप लोगों का इंडिया में भी खूब सारा पाया जाता है। जो आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ये सभी, और जो म्यांमार वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आप लोगों को सागौन देखने को मिलता है। इसकी लकड़ियां, फर्नीचर काफी अच्छे होते हैं, इनमें घुन नहीं लगता है बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ए का सेकंड हो रहा है, बी का थर्ड हो रहा है, सी का फोर्थ हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर मेरिडियन में दिखाई दी जाती है? कब दी थी? 2 डिग्री 30 मिनट वेस्ट में दिखाई दी थी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, 92 डिग्री 30 मिनट वेस्ट में, या फिर 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। कहाँ पर ये दिखाई दी थी? तो ये यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ये कहाँ पे दिखाई देती है? सबसे पहली किरण जो दिखाई देती है भारत के नए वर्ष के रूप में, ये पूछ रहा है नई सहस्राब्दी, यानी कि जब आप लोगों का नया साल शुरू होता है तब की ये बात कर रहा है। तो ये कब दिखाई देती है? ये अंडमान निकोबार में दिखाई देती है। कहाँ पे दिखाई देती है? अंडमान एंड निकोबार में ये बात कर रहा है। पहली बार यहाँ पे ये दिखाई देती है जब आप लोगों का नया साल शुरू होता है। और यहाँ पे भी एक द्वीप है, इसका द्वीप का नाम है कथाल द्वीप या फिर काथाल द्वीप। ठीक है, और ये द्वीप किस डिग्री पर पड़ता है? तो ये पड़ता है 92.5 डिग्री पूरब पर पड़ता है, या फिर 92.5 डिग्री ईस्ट में ये दिखाई देती है। सही ऑप्शन जो होगा आप लोगों का डी हो जाएगा। नई सहस्राब्दी का मतलब क्या हो रहा है? ये नए साल की बात कर रहा है। ठीक है, इतना आप लोगों को करेक्ट हो गया। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कर लेते हैं इन पर भी विचार। नौ परिवहन एवं मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। ठीक है, जो आपका नौ परिवहन होता है और जो मछली के लिए रहने के लिए जो सुविधा होती है, उनके लिए क्या होता है? ज्वार भाटा बहुत ज्यादा सहायक होता है, उनके लिए हेल्पफुल होता है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या फिर निकलने योग्य बनाता है। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है। ठीक है, जो आपके साधन होते हैं उनको रोक देता है ये। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है। तो चलिए अब इनका बताइए क्या इनका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं 1 4 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए, जो अगर आप बात करें कि जो ज्वार भाटा होता है, ये नौ परिवहन या फिर नौ संचालन, मत्स्य ग्रहण, इनके लिए काफी सहायक होता है। ये सही ऑप्शन दिया गया है, पहला सही है आप लोगों का। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि जब उच्च ज्वार और भाटा बड़े जलायनों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या फिर निकलने योग्य बनाता है, ये भी सही कह रहा है। इसके सहारे जब वो जाते हैं तो उनको क्या है, स्पीड सही मिल जाती है। तो सेकंड ऑप्शन भी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में ये कह रहा है कि ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है। बिल्कुल, जब ज्वार भाटे आते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा तेजी से होते हैं तो वो रुकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये भी सही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकंड थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो कांडला है, कांडला और डायमंड ज्वारीय बंदरगाह बता रहा है, लेकिन ये तो
ये तो प्राकृतिक है। हाँ, तो ये ज्वारीय सही तो है, प्राकृतिक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों का जो कांडला और डायमंड दिए गए हैं ये भी कैसे हो जाएंगे, सही है। जो ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक दो तीन चार सभी यहाँ पे सही दिए गए हैं। अब इन क्वेश्चन से क्या होता है, देखिए मतलब आप लोगों ने सिर्फ ऑप्शन देखा कि चारों सही है, लेकिन आप लोगों ने इसमें ज्वार भाटे के बारे में पढ़ लिया कि इसमें क्या क्या इनकी भिन्नताएं होती है, क्या क्या इनमें क्वालिटीज पाई जाती हैं, इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो ये जो चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, काफी अच्छे होते हैं। इनसे अपन लोगों को एक पूरे टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी देखने को मिल जाती है, जो हम शायद जब बुक पढ़ते हैं तो उसमें इतना नोटिस नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया वो डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे तूफानी चालीसा, रोलिंग फोर्टिस। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए इनके बारे में कर लेते हैं, रोलिंग फोर्टिस के बारे में। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती हैं। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, नोटिस करना है इसको। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम की उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर होती है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा, खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। यानी कि जब ये तूफानी चाली से चलते हैं तो यहाँ पे मेघाच्छन्न भी रहता है, वर्षा बहुत तेज होती है, मौसम खराब रहता है, ये इनके साथ में क्या है, एक नॉर्मल सी बात है। तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, एक दो तीन, दो तीन चार, एक तीन चार, एक दो चार। तो यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन आप लोग पढ़ रहे होंगे कि जो तूफानी चालीसा होता है, रोरिंग फोर्टीज होता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बता रहा है। जबकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो तूफानी चालीसा ये चलता है, या फिर इसको गरजता चालीसा भी बोला जाता है, ये कहाँ पे चलता है, ये दक्षिणी गोलार्ध में चलता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन अभी जो कल आपको लोगों का नेट एग्जाम हुआ है, रीनेट हुआ है, इसी से क्वेश्चन आया है, शायद चीखता साठा से या फिर ये गरजता चालीसा से, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा गया है। ठीक है, तो जो तूफानी चालीसा होता है दक्षिणी गोलार्ध में चलता है पूर्णतः, और चलता कहाँ से कहाँ तक है, ये 40 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये चलता है। ठीक है, और ये पवनें बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, उत्तर में नहीं चलती हैं, ये भी याद रखिएगा। और क्यों चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, ये भी याद रखना है। यहाँ पे क्या है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पे जो स्थल भाग है, ये जो स्थल भाग होता है आप लोगों का, इसकी कमी है, जल भाग की अधिकता है। ठीक है, जो स्थल भाग है ये बहुत कम पाया जाता है यहाँ पे, और जल भाग जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये जो पवनें चलती हैं ज्यादातर कहाँ पे प्रबल होती हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये जो पवनें हैं जो तूफानी चालीसा की, ये ज्यादातर प्रबल होती हैं कहाँ पे, हिंद महासागर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है ये तो गलत हो गया। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं, तो ये आपका सही है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर से पश्चिम की ओर और पूरब की ओर में बहती हैं, ये भी सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों की ये हवाएं चलती हैं। ठीक है, मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा, खराब मौसम इनके साथ में एक नॉर्मल सी बात है, ये भी सही है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा दो, तीन और चार, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर रहे होंगे सभी लोग, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, बैरोमीटर में अचानक तापमान हो जाने से, गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। तूफानी मौसम आता है, या फिर शांत मौसम आने वाला है, ठंडा एवं शुष्क मौसम होगा, उष्ण एवं उज्जवल मौसम होगा। बताइए क्या होगा, जब बैरोमीटर है उसमें जो उनका इंडिकेटर होता है और ये गिर जाता है, तो क्या होता है बताइए। ये देखिए जो ये इंगित करता है किसको, ये करता है तूफानी मौसम। ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब भी बैरोमीटर के जो इसका जो क्या होता है, ये मीटर होता है, इसमें गिरावट आती है तो आप लोगों को इंडिकेट करता है ये कि तूफान आने वाला है। इसके लिए आप लोग सचेत हो जाइए, तैयारी कर लीजिए। जो कोई भी क्षेत्र होता है यहाँ पे जो वायुमंडलीय दबाव होता है, क्या होता है, जब वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है इस क्षेत्र में, प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है यहाँ पे, कम हो जाता है।
और उसके कारण जो बैरोमीटर होता है उसकी रीडिंग जो होती है वो नीचे आने लगती है। रीडिंग्स क्या होती है इनकी? नीचे आने लगती है। इस तरीके से इनकी ये रीडिंग नीचे गिरने लगती है, क्योंकि जो वायु दाब है वो कम हो रहा है। यानी कि ये किसको इंगित कर रहा है? ये कर रहा है जो बोलते नहीं है तूफान के आने से पहले की शांति, ये वही होता है। ठीक है। जो हवाएं होती हैं इस क्षेत्र में क्या होता है, ये जो हवाएं होती हैं वो तेजी से कम दबाव क्षेत्र की ओर में, यानी कि अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो गया, अब जो हवाएं हैं वो तेजी से इधर चलेंगी, कम दाब क्षेत्र की ओर में चलेंगी, इस साइड में चलती हैं, इस तरीके से ये चलती रहती हैं, इस तरीके से ये चलती हैं। ठीक है, ये कहाँ पे चल रही है? तेजी से कम दाब के क्षेत्र में चलती हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? आंधी तूफान का ये रूप धारण कर लेती है, बहुत तेज स्पीड में चलती है, जिनका आप लोग अनुमान लगा सकते हैं इसके द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोगों का ए हो जाएगा। ए आंसर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? बताइए किसने कहा था? अरस्तु ने, कोपरनिकस ने, या फिर टॉलमी ने, स्ट्रैबो ने? किसके द्वारा ये कहा गया था? बताइए फटाफट से। तो देखिए, ये जो कहा गया है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया अरस्तु के द्वारा सबसे पहले, कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है। इन्होंने ही कब किया था इसको? 340 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा के जन्म से पहले इन्होंने क्या कहा था? अपनी एक पुस्तक लिखी थी, स्वर्ग। स्वर्ग में, ठीक है, इनकी ये पुस्तक थी। और इसी में इन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है वो क्या है? गोल है। तो सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया है? अरस्तु के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक प्रेक्षक तारा को क्षितिज से लंबवत उड़ते देखता है तो वह अवस्थित होता है, किस पर होता है? ये विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिण ध्रुव पर, या फिर उत्तरी ध्रुव पर? बताइए किस पर होगा ये? लंबवत उड़ते देखता है ना ये, तो ये किसकी बात कर रहा है? बताइए। यहाँ पे देखिए, जो आप लोगों का सही ऑप्शन होगा, ये किसकी बात कर रहा है? बिल्कुल ये लंबवत देख रहा है, तो आप लोगों की ये विषुवत रेखा की बात कर रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि अच्छा, इसमें ये डबल क्वेश्चन हो गया है, छोड़ो इसको। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, परतदार चट्टानों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यहाँ पे आप लोगों को दी गई हैं। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूरक विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। अब इनका क्या सही होगा आंसर, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, परतदार जो चट्टानें होती हैं पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र के द्वारा निर्मित होती हैं, बिल्कुल सही बात है, जलीय तंत्र के द्वारा ये निर्मित होती हैं। जब नदियों का बहाव होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वो अपने अवसाद छोड़ती जाती हैं, फिर दोबारा से बहाव आता है तो वो अपनी फिर से निक्षेपित करती जाती हैं, तो कई सारी लेयर्स बन जाती हैं। तो इसके कारण भी परतदार चट्टानें बनती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्वान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। बिल्कुल, जब उनके ऊपर में दूसरी चट्टानें आएंगी तो उनका कहीं ना कहीं क्षरण, जो पहले वाली चट्टान है उसका कहीं ना कहीं टूटन होगा ही, तो उसका क्या होता है? ये क्षरण होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये भी सही है। परतदार चट्टानें होती हैं, अपसादी चट्टानें की बात कर रहा है, इसमें जीवाश्म फोसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। जब परतदार है तो परतों में तो पाई ही जाएंगी, इसमें कौन सी बताने की बात है? तो आप लोगों का जो ऑप्शन करेक्ट होगा, एक, दो, तीन और चार, चारों ऑप्शन करेक्ट है। डी आंसर सही है। ठीक है, डी आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, कहाँ पे नहीं होते ये आप लोगों को बताना है। बाल्टिक सागर में, या फिर काला सागर में, कैरेबियन सागर में, कैस्पियन सागर में, कहाँ पे नहीं होते हैं? तो देखिए, यहाँ पे जो ज्वालामुखी उद्गार जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, पहले तो इनको जान लीजिए। ज्वालामुखी उद्गार हमेशा उस क्षेत्र में होते हैं, या तो उनके वो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के पास में आ रही हो,
अभिसरण कर रही हो या फिर अपसरण कर रही हो, इन जगहों पर क्या होता है, ज्वालामुखी आती है। लेकिन इसमें एक ये सागर ऐसा है, इसमें कोई भी प्लेट ना तो अभिसरण करती है ना ही अपसरण करती है। तो जो आपका बाल्टिक सागर है, यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। बाकी का काला सागर, कैरिबियन सागर, कैस्पियन सागर, यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। क्वार्टरजाइट कायांतित होता है क्या, चूना पत्थर से, ऑब्सिडियन से, बलुआ पत्थर से या फिर सेल से, किससे होता है ये, आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए जो चट्टाने हैं उनका जो रूपांतरण होता है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ये किससे होता है, जो क्वार्टरजाइट बनता है ये किससे बनता है, ये बनता है बलुआ पत्थर से। अब यहाँ पे कुछ चट्टाने आप लोग याद कर लीजिए जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तरह तरह के से। तो यहाँ पे देखिए जो बलुआ पत्थर है ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया, इससे क्या बनता है, क्वार्टरजाइट बनता है। चूना पत्थर से क्या बनता है, संगमरमर बनता है। ठीक है, चूना पत्थर से क्या बनता है, संगमरमर बनता है। इसके बाद में सेल से क्या बनता है, सेल से बनता है स्लेट। ठीक है, कोयला से बनता है, यहाँ पे लिख लीजिए इसको, कोयला। कोयला से क्या बनता है, ग्रेफाइट। जब इन पर बहुत ज्यादा ताप दबाव ये सब बनता है तो जो चट्टानें होती हैं अपना रूप परिवर्तित कर देती हैं, इसी को आप लोग कायांतित चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, और कोयले से बन गया, कोयले का जब रूप परिवर्तन हुआ तो उससे ग्रेफाइट बन जाता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से बनता है नीस। ठीक है, ग्रेनाइट का जब रूप परिवर्तन होता है तो उससे क्या बनता है, नीस बनता है, या फिर आप इसको नाइस भी बोलते हैं। बेसाल्ट का जब रूप परिवर्तन होता है तो बेसाल्ट से क्या बनता है, एम्फीबोलाइट बनता है इससे, एम्फीबोलाइट। ठीक है, इसके बाद में आता है आप लोगों को ग्रेवो। ग्रेवो का जब रूप परिवर्तन होता है तो इससे बनता है सरपेंटाइन, ये पूछे गए हैं। ठीक है, सरपेंटाइन बनता है। स्लेट से बनता है, स्लेट का फिर से परिवर्तन होता है। ठीक है, तो स्लेट का जब फिर से परिवर्तन होता है तो इससे बनता है सिस्ट। इनको याद रखिएगा, ये सभी क्या होते हैं, इनके कायांतित चट्टाने हैं, इनका रूप परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ये मूल चट्टाने हैं और ये कायांतित चट्टाने हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं को सही क्रम में पहचानिए। मृदा अपरदन की क्रिया को पूछने की कह रहा है, ये बताने की कह रहा है। आस्थाल अपर्दन, परत अपर्दन, रिल अपर्दन, अवनलिका अपर्दन। अच्छा, इनको क्रम से लगाना है तो ठीक है, इनको लगा लेते हैं क्रम से, क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, परत अपर्दन, आसफल अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, रेल अपर्दन, रेल रेल नहीं, यहाँ पे जो पहला दिया गया आप लोगों को, आसफल अपर्दन पहले होता है, इसके बाद में परत अपर्दन होता है, इसके बाद में रेल अपर्दन होता है, और उसके बाद में अवनलिका अपर्दन होता है। ए ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। असफल अपर्दन को आप लोग एक नाम से और जानते हैं, श्लेष अपर्दन, स्प्लेस। ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है स्प्लेस अपर्दन। और जो आपका परत अपर्दन है इसको सीट अपर्दन भी कहा जाता है। रिल अपर्दन को रिल अपर्दन, और अवनलिका को नालिका अपर्दन भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो स्प्लेस अपर्दन होता है ये क्या होता है, जो स्प्लेस अपर्दन होता है इसमें जो वर्षा की गति होती है उसमें जो कीचड़ मृदा ये सभी होती है, यानी कि वर्षा के साथ में कीचड़ मृदा इनके जो छोटे छोटे कण होते हैं, इनकी गति को जब वो अपर्दन होता है इसको कहा जाता है स्प्लेस अपर्दन। ठीक है, वर्षा के साथ में जो इसके साथ में मृदा कण मतलब जो भी आपके क्या बोलते हैं इनको, अब साथ जो बहते हैं इनको स्प्लेश अपर्दन कहा जाता है। सीट अपर्दन में क्या होता है, सेकंड आता है आप लोगों का परत अपर्दन या फिर सीट अपर्दन। इसमें वर्षा के द्वारा मृदा के कणों का ह्रास होता है, जो मृदा के कण होते हैं बड़े बड़े कण उनका ह्रास होता है, यानी कि उनका टूटना होता है। एक जो चैनल होता है उसमें निर्धारित होता है कि इस क्षेत्र में ये बहेगा। ठीक है, ये आप लोगों का क्या होता है, सीट अपर्दन होता है या फिर परत अपर्दन होता है। और जो रेल अपर्दन होता है ये कहाँ पे होता है, ये होता है पहाड़ी क्षेत्रों में।
ठीक है। जो छोटी छोटी जलधाराएं होती हैं वहां पर ये निर्मित होता है। इनके साथ में अवसाद आते हैं, अवसाद का निष्कासन होता है। और भारी वर्षा, बर्फ पिघलने के साथ साथ जब भी निश्चित धारा में बहकर अपरदन होता है तो इसको नलिका कहा जाता है। ठीक है। अब नलिका अपरदन में क्या होता है, जब बर्फ होती है, भारी वर्षा होती है, इनके साथ में जो बर्फ पिघलती है, पिघलने के साथ में जब जल का निश्चित धाराओं में प्रवाह होता है, अपरदन होता है, तो उसको आप लोग नलिका अपरदन कहते हैं। तो ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक मौसम विज्ञान केंद्र के तापमान एवं वर्षा अभिलेख नीचे दिए गए हैं। तापमान यहाँ पे दिया गया है, वर्षा सेंटीमीटर में दी गई है, नीचे यहाँ पे क्षेत्र भी दिए गए हैं। ठीक है। JFMAMJ के यहाँ पे आपको डिनोट करके दिए गए हैं। औसत तापमान यहाँ पे 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। औसत वर्षा 49.9 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पे दी गई है। निम्नलिखित में से उपर्युक्त जलवायु प्रतिरूप वाले प्रदेशों को पहचानना है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में कितनी वर्षा होती है, मानसूनी प्रदेश में कितनी वर्षा होती है, सोपानी प्रदेश में कितनी होती है, और उत्तरी पश्चिमी यूरोप में कौन सी वर्षा होती है, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखिए, जो तापमान है ये एक ही का बताना है, यानी औसत तापमान 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड का बता रहा है। 49 पॉइंट सॉरी 54.9 सेंटीमीटर की ये वार्षिक वर्षा बता रहा है। तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश का ये बात कर रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। किसकी बात कर रहा है, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ये बात कर रहा है। और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है, अधिकांश वर्षा शीतकाल में देखने को मिलती है। ठीक है। कब देखने को मिलती है, शीतकाल में अधिकांश वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। और जो साल भर यहाँ पे तापमान जो रहता है वो लगभग सेम ही रहता है, ज्यादा कम बढ़ नहीं होता। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये टेम्परेचर है। हाईएस्ट कितना पहुंचा है, 15 पहुंचा है। इससे ज्यादा, और लो है कितना पहुंचा है, ये 9 पहुंचा है। यानी कि ज्यादा कम बढ़ होता नहीं है, ये साल भर बिल्कुल बराबर सा ही रहता है। तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश की बात कर रहा है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। लघु ज्वार भाटाओं के समय, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, वो क्वेश्चन बड़ा था इसलिए पीडीएफ को आ नहीं रहा था। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। रीजन इसका बता रहा है कि लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। तो इसमें बताना है आप लोगों को क्या होता है लघु ज्वार। और तो यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही से स्पष्टीकरण है, ए और आर दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है कि जो लघु ज्वार भाटा है, इनके समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर एवं निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। तो ये आप लोगों का ऑप्शन ए जो दिया गया है वो सही है। ठीक है। ए सही है। सेकंड कह रहा है कि जो लघु ज्वार भाटा है, बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय में होता है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। जो आपका लघु ज्वार भाटा आता है वो कब आता है, ये आता है कृष्ण पक्ष और जो शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है और अष्टमी, सप्तमी और अष्टमी के दिन ये क्या आता है, ज्वार भाटा आता है, लघु ज्वार भाटा। इस टाइम जो सूर्य की स्थिति होती है, सूर्य और चंद्रमा की और पृथ्वी के साथ में स्थिति कैसी होती है, समकोण पर होती है। तब आप लोगों को क्या आता है, ये लघु ज्वार भाटा आता है। आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, सूर्य का प्रभाव मंडल हालो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, पच्छाव कपासी मेघों के हिमस्फटकों में, पच्छाव मेघों के हिमस्फटकों में, या फिर
स्तरी मेघों के धूलकणों में। कहाँ पे ये उत्पन्न होता है? हालो, जो प्रकाश आपका दिखता है, यानी कि ये जो सूर्य है इसका जो क्षेत्र होता है, इस तरीके से आपका जो हालो दिखाई देता है आप लोगों को, प्रभाव मंडल, ये कहाँ पे दिखाई देता है? चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही ऑप्शन होगा, ये कहाँ पे दिखाई देता है? ये देता है पच्छाद मेघों के हिम स्फटिकों में, ये दिखाई देता है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं इन पर विचार। महासागरीय धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सही ऑप्शन बताना है, कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। तो ये मंद नहीं होता है, ठीक है, यहीं पे इसने गलती कर दी। ये कैसा होता है? तीव्र संचलन होता है। धाराएं जो होती है कैसे चलती हैं? बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से ये चलती हैं। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का ये गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। सेकंड सही है। थर्ड में कह रहा है कि महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों के द्वारा चलायमान होती हैं। ये भी सही हो जाएगा। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायुओं के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा ये आप लोगों को बताना है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो कौन कौन सा कथनों पर विचार कर लें। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भूमध्यवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे वर्ष में 4 ऋतुएं विभाजित होती हैं। तो ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऋतुएं नहीं पाई जाती हैं, यहाँ पे पाई जाती हैं 2 ऋतुएं। ठीक है, कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं यहाँ पे? 2 ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वही वाला क्षेत्र है, ये भूमध्य सागरीय वाला क्षेत्र जहाँ पर सर्दियों में वर्षा अधिक होती है। तो ये आप लोगों का ये गलत हो जाएगा। और साथ में ये कह रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। तो गर्मियों में नहीं, ये कहाँ पे होती है? ठंडी में अधिक वर्षा होती है। तो पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। चीन की तरह की जलवायु पूरे वर्ष यहाँ पे वर्षा होती है, ये सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायुओं के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती हैं। ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे आप लोगों का दिया गया है 3 और 4 डी में दिया गया है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित पारिस्थितिकी वर्गीकरणों पर विचार करना है। टैगा, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती एवं टुंड्रा। इन पारिस्थितिकी वर्गीकरण को धवलता परिमाण के घटते क्रम में लगाना है। ठीक है, लगा लीजिए इनको। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले आएगा आप लोगों का टुंड्रा क्षेत्र आएगा, सबसे ऊपर वाला क्षेत्र हो जाएगा ये। ठीक है, धवलता के ऊपर इनको देखना है, यानी कि इनका जो एल्बिडो होता है सबसे ज्यादा होता है टुंड्रा क्षेत्र का, टैगा की अपेक्षा इन पे टुंड्रा का ज्यादा होता है। ठीक है, इनकी अपेक्षा टुंड्रा का ज्यादा होता है, तो फोर्थ पे आप लोगों का टुंड्रा हो जाएगा। फिर टुंड्रा के बाद में आएगा आप लोगों का टैगा, क्योंकि इनका एल्बिडो जो टुंड्रा से कम होता है। ठीक है, फिर आप लोगों का आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वर्ण, इनका एल्बिडो इससे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का इसका हो जाएगा, घटते क्रम में लगाना है। फिर आता है आप लोगों का सदापर्णी, सेकंड ऑप्शन, यानी कि 4 1 3 2 बी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। दोनों गोलार्धों के 60 से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पेटिका होती है। रीजन कह रहा है कि निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं।
तो ये कहाँ तक सही है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कह रहा है कि जो दोनों गोलार्ध हैं यहाँ पे 60 से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब की पेटिका होती है। ये सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। लेकिन इसमें ये रीजन कह रहा है कि निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कहाँ पे होते हैं, महाद्वीपों पर स्थायी होते हैं। तो आप लोग का जो ऑप्शन, तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है, हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोहित होती है। इनमें से कथन दिए गए हैं, कौन सा यहाँ पे कथन सही होगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। हम्म चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो आप लोगों का ऑप्शन दिया गया है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। एक मिनट ही आपका दोनों गोलार्धों में, ठीक है ना, हाँ। यहाँ पे देखिए जो दिया गया है कि जो पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर में आभ्यंतर कुंडलित होता है, ये आप लोगों का सही हो जाएगा। और हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोहित होती है, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि जो धरातलीय पवनें होती हैं ये कहाँ पे जाती हैं, चक्रवात के केंद्र में जाती हैं। कहाँ पे जाती हैं, चक्रवात के इस तरीके से केंद्र में जाती हैं, यही तो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, कहाँ पे जाती है, ये चक्रवात के केंद्र में जाती हैं और केंद्र में क्या होता है, निम्न दाब विकसित करती हैं ये। तो यहाँ पे आप लोगों का जो पृष्ठीय वायु चक्रवात में केंद्र में ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होता है, ये सही हो जाएगा। यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही से व्याख्या भी कर रहा है। तो ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित जलवायु और विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। हम्म एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित जलवायु और विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। संघनन दिया गया है, उच्च ताप एवं आर्द्रता दी गई है, पर्वत विज्ञान दिया गया है, ऊर्ध्वाधर हवा गर्जन दिया गया है। इनमें से गर्जन वाले बादलों का विकास किस किस तथ्य के कारण होता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग बात करेंगे संगणन, ये आपको वर्षा का एक रूप दिखा रहा है कि किस तरीके से वर्षा होती है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले अगर होगा, मतलब यहाँ पे क्रम तो नहीं लगाना है, कौन कौन सा सही है ये बताना है। तो चलिए इनको देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए संघनन होता है गर्जन वाले बादलों में, उच्च ताप एवं आर्द्रता होती है, पर्वत विज्ञान होता है और ऊर्ध्वाधर हवा में गर्जन होता है। अब ये कैसे होता है इसको देखिए, जब मेघ गर्जन होता है तो यहाँ पे जो उच्च ताप होता है, उच्च आर्द्रता के कारण में क्या होता है, जो उच्च ताप होता है ये किसके कारण विकसित होता है, उच्च आर्द्रता के कारण यहाँ पे विकसित होता है, ठीक है। इसमें जो पवनें होती हैं वो ऊर्ध्वाधर गति से चलती हैं। पवनें कैसे चलती हैं, ऊर्ध्वाधर गति से चलने लगती हैं। जल वाष्प बनता है और जल वाष्प का होता है क्या, संघनन, ठीक है, कंडेंसेशन होता है। और संघनन के कारण में क्या होता है, बादल बनते हैं। संघनन के कारण अब क्या बनते हैं, यहाँ पे बादल बनते हैं, ठीक है। बादल के बाद में क्या होता है, पर्वतों से ये टकराते हैं और पर्वतों से टकराने के बाद में ये क्या करते हैं, पृथ्वी पर एक वर्षा के रूप में टपक पड़ते हैं, ठीक है। वर्षा के रूप में टपकते हैं यानी कि फिर से ये पृथ्वी पर पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, अब ये आपका जो वर्षा का पूरा रूप है ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो 1 2 3 और 4 हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे,
नेक्स्ट यहाँ पे अल्पकालिक जलवायु संबंधी कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंधित है? बताइए किसके कारण यहाँ पे वो वर्षा कम होती है? लानिना के कारण, धारा प्रवाह की गति के कारण, एल्निनो एवं दक्षिणी दोलन के कारण, विश्वव्यापी स्तर पर पादप ग्रह प्रभाव के कारण। तो यहाँ पे देखिए ये बात क्या कर रहा है, जो एल्निनो होती है ये कहाँ पे प्रकट होती है? ये होती है जो पेरू के तट है। पेरू के तट से अगर आप लोग जाएंगे 180 किलोमीटर दूर में जाएंगे, 3 डिग्री से लेकर के 36 डिग्री के बीच में आप लोग जाएंगे, तो वहां पे ये मध्य अक्षांशों में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। कैसी है ये? गर्म जलधारा है। इसको याद रखिएगा, ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। और ये जो जलधारा होती है ये कहाँ पे आती है? जब हिंद महासागर में ये आती है, ये आप लोगों का ये यहाँ पे हिंद महासागर में ये हवा आती है, तो इसके कारण क्या होता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये वाला जो भारतीय वाला पार्ट है अपना, यहाँ पे क्या होता है, जल पे सॉरी जलीय भाग में और स्थल भाग में दाब कम हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे? दाब यहाँ पे कम होता है। जब दाब यहाँ पे कम होता है तो इसके कारण जो मानसून पवनें होती हैं, जो मानसून पवनें होती है वो कमजोर होने लग जाती हैं। ठीक है, मानसूनी पवनें यहाँ पे क्या हो जाती हैं? कमजोर होने लग जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, अ, तो वर्षा यहाँ पे कम होती है। लेकिन इसी के विपरीत में आता है लानिना। क्या आता है इसके विपरीत में? लानिना आता है। लानिना एक कैसी है? प्रतिसागरीय धारा है। सागरीय धारा है, जिसका आविर्भाव कब होता है, जो कब निकलती है, ये उस टाइम निकलती है जब एल्निनो जो होता है वो समाप्त हो जाता है, इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। उसके बाद में आती है आपकी लानिना। इसके कारण क्या होती है, सामान्य से जो वर्षा होती है वो अधिक होती है। वर्षा यहाँ पे क्या होने लगती है? अधिक होने लगती है सामान्य से। जब भारत में मानसून यहाँ पे सक्रिय हो जाता है, लानिना जब आता है भारत में, मानसून सक्रिय हो जाता है। ऐसा ही एक मानसून आया था 1998 में, लानिना आया था। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ था, जो बांग्लादेश है और भारत और जो बांग्लादेश है, यहाँ पे जो स्थिति आ गई थी वो कैसी आ गई थी, बाढ़ की स्थिति यहाँ पे पैदा हो गई थी। वो किसके कारण हुई थी? ये जो आपका लानिना है इसी के कारण। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा क्या गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंधित है, तो ये आप लोगों का एल्निनो है और दक्षिणी दोलन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित, दोनों ही सूखा लेकर के आते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है एनसो। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? एनसो कहा जाता है। ठीक है, अगर ये एनसो आता है तो इसको आप लोग मतलब जो जलवायु विज्ञानी है इसको प्राकृतिक प्रकोप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? प्राकृतिक प्रकोप बोलते हैं ये। ठीक है, अच्छा क्या है? लानिना। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है? अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। तो यहाँ पे देखिए कौन सी लेगून झील नहीं है ये पूछा गया है। तो आप लोगों की यहाँ पे चिल्का झील है, अष्टमुदी है, पुलिकट भी है, लेकिन पेरियार झील जो है आप लोगों की लेगून झील नहीं है, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो चलिए इनके कथन को लगा लेते हैं। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि क्या यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा जो सौर है, सॉरी, सौर परिवार के सभी ग्रहों में जो पृथ्वी होती है वो सघनतम है, ये ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब ये कैसे करेक्ट है, तो देखिए जो क्या होता है, सभी ग्रहों को अगर देखा जाए तो जो पृथ्वी का घनत्व है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, पृथ्वी का घनत्व क्या है यहाँ पे? सबसे ज्यादा है। अगर सभी का घनत्व देखा जाए तो पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.52 है। ठीक है, इसके बाद में बुध आता है। बुध का 5.44 है। यहाँ पे लिख लीजिए शुक्र। शुक्र का कितना है? 5.24 है। मंगल, मंगल का कितना हो जाएगा? 3.9 है।
वरुण, वरुण का 1.66 है। बृहस्पति, इसका हो जाएगा 1.34। अरुण, इसका हो जाएगा 1.19। और फिर आता है आप लोगों का शनि, सबसे कम है इसका 0.7। ठीक है, इनको याद रखिएगा। यानी कि जो पृथ्वी का घनत्व है वो सबसे ज्यादा है, तो यानी कि हमारे जो सौर परिवार में सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है। ऑप्शन आप लोगों को नीचे दिए गए हैं, अब इनका आप लोगों को आंसर बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये कह रहा है कि जो वायुमंडल में नमी की मात्रा होती है अक्षांश से संबंधित होती है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि ये नमी यानी आर्द्रता की बात कर रहा है। तो जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है ये किस पर निर्भर करती है? अक्षांश पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि जो तापमान होता है वो किस पर निर्भर करता है? ये भी अक्षांश पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या होता है? तापमान जो होता है वो भी किस पर निर्भर करता है? अक्षांश पर निर्भर करता है। तो जो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है वो किस पर निर्भर करेगी? ये तापमान पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन दिए गए हैं ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, साथ में इनकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो जो और ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निरीक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया रीजन में शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधानता उत्पादकता बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नीचे आप लोगों को दिए गए हैं, इसमें से आप लोगों को सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इनको देखा जाए, ये किसके कर रहा है? शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्ण कटिबंधीय वनों, ठीक है, वर्षा वनों का निरीक्षण किया जाए तो कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब कैसे गलत हो गया इसको देखिए, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो वर्षा होती है पूरे साल होती है। ठीक है, पूरे साल यहाँ पे वर्षा होती है। पूरे साल जब यहाँ पे वर्षा होगी तो भूमि में क्या होते हैं, जो खनिज होते हैं वो घुल जाते हैं, और घुल करके वो क्या होते हैं? बह जाते हैं। क्या होते हैं? जब जो खनिज हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं वो बह जाते हैं, और यहाँ पे तापमान जो होता है वो हाई होने लगता है। तो इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं इनकी मात्रा भी बढ़ने लग जाती है। तो जो मिट्टी में ह्यूमस होते हैं, क्या होता है? जो मिट्टी में ह्यूमस जो पाए जाते हैं हमारी कृषि के लिए, इनमें कमी आने लगती है। ह्यूमस में क्या होने लगता है? कमी आने लगती है। तो इससे क्या होता है? जो फसल उत्पाद जो बढ़ने की, जो गहन कृषि की जो भरण पोषण की क्षमता होती है वो बढ़ती नहीं है बल्कि घटने लगती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा किसकी आवश्यकता पड़ती है? अपन लोगों को उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, आर यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, रीजन इसका सही दिया गया है, यानी कि ए गलत है, आर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूमध्य रेखा के अगर दोनों ओर जाएंगे 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में, तो यहाँ पे वर्षा जो होती है वर्ष भर होती है। सेकंड रीजन इसका बता रहा है उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतम दोपहर को संवहनी वर्षा होती है। तो अगर आप लोग इसको पढ़ें तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो भूमध्य रेखा है, एक मिनट, हाँ ये सही तो है, 5 डिग्री से 8 डिग्री में जाएंगे। ये 2 बार ले लिया गया क्वेश्चन मैंने, शीतोष्ण वन। हाँ तो देखिए, जो भूमध्य सागर क्षेत्र है उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, 5 से लेकर के 8 डिग्री अक्षांशों के क्षेत्र में यहाँ पे वर्षा जो होती है वर्ष भर होती है। क्यों? यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है और आर्द्रता भी हाई रहती है, इसके कारण यहाँ पे दोपहर को संवहनी वर्षा जरूर होती है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, इनका स्पष्टीकरण भी सही दिया गया है। ए ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की परसेंटेज अधिक है? ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अधिक में पूछा गया है, और जो कल जो पेपर हुआ था एनटीए का उसमें भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसमें क्रम से लगाने के लिए पूछा गया था। तो अभी भी क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं अगर ढंग से पढ़ा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए विश्व वनों का, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है यहाँ पे? शंकुधारी वन का, शीतोष्ण पर्णपाती वन का, उष्णकटिबंधीय मानसून वन का, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। तो यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का शंकुधारी वन, या फिर इनको पर्णधारी वन भी कहा जाता है। इनकी अधिकता पाई जाती है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाए। आगे बढ़िए। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है या फिर लेती है? तो देखिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो समय लेगा, कैसे लेगा? देखिए जो सूर्य से जितनी दूरी होगी जिस ग्रह की, वो उतना ही ज्यादा समय लेगा। ठीक है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है उनका समय बढ़ता जाता है, जैसे जैसे दूरी घटती जाती है इनके जो परिक्रमा काल है वो घटता जाता है। तो अब यहाँ पे आप लोगों से सबसे ज्यादा जो इनमें से समय लेता है वो क्या होगा? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शुक्र। तो जो आपका बृहस्पति है, ठीक है, ये इनमें से जो दिया गया है तो वो आपका क्या हो जाएगा? बृहस्पति होगा, ये सबसे ज्यादा समय लेगा। क्योंकि अगर आप लोग क्रम देखें इनका, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ठीक है, शनि, अरुण और वरुण, इस तरीके से होता है इनका। अब इनका परिक्रमण काल भी आप लोग याद रख लीजिए, कितना कितना दिन लगता है। तो बुध को लगता है कितना? 88 दिन। शुक्र को लगता है 225 दिन। पृथ्वी को लगता है 365.3 दिन। मंगल को लगता है 687 दिन। बृहस्पति को लगता है 11.83 वर्ष। ठीक है, अब ये वर्ष में पहुंच जाएगा। शनि को लगता है 29.5 वर्ष। अरुण को लगता है 84 वर्ष। और वरुण को लगता है 165 वर्ष। तो यहाँ पे सबसे जो इनमें दिया गया है वो दूरी किसकी हो जाएगी? बृहस्पति की हो जाएगी। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई अधिकतम होती है। भूमध्य रेखा के ऊपर उच्च सूर्यातप एवं तीव्र संवहनी धाराएं रहती हैं। तो ये अभी आप लोगों ने इसका आंसर किया हुआ है। यहाँ पे ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर वायुमंडल की मोटाई अधिक होती है, जबकि ये कहाँ पे होती है? ध्रुवों पर अधिक होती है। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन जो ए दिया गया है वो गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है यहाँ पे भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्यातप और तीव्र संवहनी वर्षा होती है, ये सही कह रहा है। तो आर सही है, यहाँ पे ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ए गलत है, आर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।